हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक कवर करेंगे, आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है, हालांकि आरबीआई के बारे में तो हमने पहले भी कवर किया था, तो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और ये क्या काम करती है और कैसे काम करती है। स्टार्ट थोड़ा सा आरबीआई से ही करेंगे, हालांकि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आरबीआई के बारे में मैंने पहले भी पढ़ाई थी आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है इंडियन गवर्नमेंट का। 1934 में बना था, बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से। 1 अप्रैल 1934 को इसने अपना वर्किंग स्टार्ट किया था और ये वर्किंग इसने स्टार्ट किया था कलकत्ता में, जहां पे इनिशियली इसका हेडक्वार्टर था। और जब ये एस्टैब्लिश किया गया था तो एक प्राइवेट बैंक था और बाद में 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी में बदल देना। प्राइवेट कंपनी वो होती है जहां पे 50% से ऊपर की ओनरशिप किसी भी कंपनी में एक सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास होती है। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जहां पे 50% से ऊपर की ओनरशिप किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट के पास होती है। देन 1937 में इसका हेडक्वार्टर बदल के बॉम्बे कर दिया गया था, जो आज भी वहीं पे है, मुंबई के अंदर। तो थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे आरबीआई की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब बनाया गया था तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया था इसको। ये भी मैंने पहले बताया था, उस टाइम पे लॉर्ड इरविन नाम का एक पर्सन इंडिया का वाइसराय होता था। लॉर्ड इरविन ने एक कमीशन बनाया था, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी। इस रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी का दूसरा नाम था हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि आरबीआई को किस कमीशन से बनाया गया था, तो हिल्टन यंग कमीशन के बेस से बनाया गया है। ठीक है, और जो करंट आरबीआई है अभी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो हम बात कर रहे हैं वो जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। अभी जो आरबीआई है, क्योंकि जब उसको 1949 में नेशनलाइज किया गया तो उसमें बहुत कुछ चेंज किया गया। ठीक है, तो वो चेंज एक बुक के बेस पे किया गया था। बी.आर. अंबेडकर की एक बुक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। उस बुक के बेस पे हमारा नए वाला आरबीआई जो है, जो करंट आरबीआई है, वो उस बुक के बेस पे बनाया गया था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की बुक है। ठीक है, तो जो नया आरबीआई है अभी, वो इस बेस पे बना है, इस बुक के में जो लिखा है उसके बेस पे उसको बनाया गया था। तो रिकमेंड किया था हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आरबीआई बनना चाहिए। इसके बाद 1931 में एक और कमेटी बनाई गई, इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी, और इस कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि ठीक है आरबीआई बनना चाहिए। तो फाइनल रिकमेंडेशन इस कमेटी का आया था, जिसके बेस पे 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया, 1934 एक्ट के बेस पे। और उस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये वाइसरॉय दोनों याद रखना, हिल्टन यंग कमीशन के टाइम पे इरविन थे और जब आरबीआई एक्ट आया तो उस वक्त लॉर्ड लिनलिथगो थे। वाइसराय का नॉर्मल टेन्योर इंडिया में 5 ईयर का होता था। ठीक है, हालांकि उससे पहले भी उनको रिकॉल कर लिया जाता था, बहुत सारे वाइसरॉयज को रिकॉल किया गया, लेकिन नॉर्मली अगर ठीक काम करें तो 5 साल तक का टेन्योर होता था। देन 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंड 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ आरबीआई का, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब आरबीआई जो 1949 में नेशनलाइजेशन किया गया, उसी टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक और एक्ट पास किया जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बेस पे
इंडिया में जितने भी बैंक होते हैं ये उनको रेगुलेट करता है, उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, उन बैंक्स को, और उनका सुपरविजन करता है। तो आरबीआई को ये राइट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से मिलता है कि वो इंडिया में अलग अलग बैंक्स को रेगुलेट कर सकता है, उन बैंक्स को सुपरवाइज कर सकता है और उनकी वर्किंग में इंटरफेरेंस कर सकता है। देन उसके बाद देखेंगे कंसेप्ट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? एक तो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक इसके कंपैरिजन में और होती है वर्सेस फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मल वे में समझोगे तो किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो भी पॉलिसी बनाई जाएंगी उनको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। एनी पॉलिसी मेड टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन ए इकोनॉमी इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। जब मैं इकोनॉमी बोल रहा हूं तो आप समझो कि इकोनॉमिक्स के टर्म में किसी कंट्री को आप इकोनॉमी बोल सकते हो, ठीक है। तो इकोनॉमी कहीं समझ में ना आए कि कभी इकोनॉमी बोल रहे हो कभी कंट्री बोल रहे हो, तो इकोनॉमिक्स के टर्म में किसी भी कंट्री को आप इकोनॉमी बोल सकते हो। कंट्री तो ज्योग्राफिकल टर्म है, जैसे हम स्टेट बोल देते हैं पॉलिटी के टर्म में, तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स के टर्म में किसी भी कंट्री को इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम है पॉलिसी टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द मार्केट और इकोनॉमी टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो आरबीआई को ग्रोथ को भी देखना है कि इकोनॉमी में ग्रोथ होनी चाहिए और प्राइस स्टेबिलिटी को भी मैनेज करके रखना है। ये दोनों काम आरबीआई के पास होते हैं। हालांकि ग्रोथ का काम गवर्नमेंट के पास भी होता है, तो उससे रिलेटेड वो जो भी चेंजेस करता है आरबीआई, जितने भी चेंजेस होंगे प्राइस स्टेबिलिटी से रिलेटेड या फिर ग्रोथ से रिलेटेड, वो सारे के सारे चेंजेस मॉनेटरी पॉलिसी में आएंगे। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है। फिस्कल पॉलिसी होती है पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्सेशन। तो टैक्सेशन से रिलेटेड जितनी पॉलिसी होती है उनको फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है, और फिस्कल पॉलिसी बनाने का राइट गवर्नमेंट के पास होता है। देन ये हमने पढ़ा भी था आर्टिकल 265 दैट नो वन कैन इम्पोज टैक्स इन इंडिया विद एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। देन जो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की, ये मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? मेन ऑब्जेक्टिव्स, एक तो हमने अभी समझा कि उसका काम है ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी को बना के रखना, लेकिन इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। कैसे करती है? उसके लिए वो कुछ टूल्स यूज करती है, वो टूल हम पढ़ेंगे आगे। तो एक काम हो गया आरबीआई का कंट्रोल इन्फ्लेशन, दूसरा काम हो गया मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। हालांकि ये दोनों सेम ही बात है देखने में, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन ना बढ़े, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, या कंज्यूमर गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, तो उस केस में भी आरबीआई इंटरफेरेंस कर सकता है। देन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये मेंटेन करना भी आरबीआई का काम है। इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेंटेन करेगा आरबीआई? क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी फ्लो को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी फ्लो मतलब कि किसी भी इकोनॉमी में पैसा कितना आएगा। अल्टीमेटली जो प्रिंटिंग है वो तो आरबीआई के पास है करेंसी की, तो आरबीआई मनी सप्लाई का मतलब है टोटल मनी इन ए इकोनॉमी एट ए पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी इकोनॉमी में कितना पैसा है उसको बोलते हैं मॉनेटरी सप्लाई। अब
ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन ऐसे करेगा आरबीआई। सपोज किसी कोई फैक्ट्री ओपन करना चाह रहा है और उसको लोन चाहिए, ठीक है, और लोन बहुत महंगे मिल रहे हैं। अब लोन महंगे मिल रहे हैं तो जो फैक्ट्रीज हैं नई, वो बनने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लोन नहीं मिल पा रहे। अब लोन नहीं मिल पा रहे तो फैक्ट्री नहीं लग पा रही, फैक्ट्री नहीं लग पा रही तो नए प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे। और इकोनॉमिक ग्रोथ हमने समझा था, इकोनॉमिक ग्रोथ नॉर्मली दो ही चीजों में हम देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का बढ़ना, कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बढ़ना, और प्राइस का बढ़ना, ठीक है। एक्चुअल ग्रोथ क्या है? प्रोडक्ट्स का बढ़ना। प्राइस का बढ़ना तो सिर्फ इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो तो हमने पढ़ा था रियल और नॉमिनल। तो रियल ग्रोथ क्या है? प्रोडक्ट्स का बढ़ना। प्रोडक्ट्स कब बढ़ेंगे? जब नई फैक्ट्री लगेंगी। नई फैक्ट्री कब लगेंगी? जब उनको इजीली लोन मिल रहा होगा। लोन इजी मिले और सस्ता मिले, ये प्रोविजन आरबीआई करता है, ठीक है। कैसे करता है वो उसके टूल में देखेंगे, लेकिन ये आरबीआई का काम है। तो आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। पॉलिसीज ऐसी बनाएगा जिससे इजी लोन मिलेगा। इजी लोन मिलेगा तो ज्यादा लोग बिजनेस करने की सोचेंगे, और ज्यादा लोग बिजनेस करने की सोचेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। या फिर लोन सस्ता होगा तो कंज्यूमर ज्यादा बढ़ेंगे, तो जो चीज प्रोड्यूस हो रही है फैक्ट्रीज में वो ज्यादा खरीदी जाएंगी, ठीक है। ज्यादा खरीदी जाएंगी तो ऑब्वियस है फिर प्रोडक्शन और ज्यादा होगा। तो ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल जो हमने पढ़ा था, प्रोडक्शन का, इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जो साइकिल होता है, उसको तेज चलाने में आरबीआई हेल्प करता है। लोन इजीली मिलेगा इधर भी और इधर भी, तो ये ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये ज्यादा खरीदेंगे तो इनको भी कॉन्फिडेंस आएगा, अगली बार और ज्यादा बनाएंगे। और ज्यादा बनाने के लिए इनको और ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, और ज्यादा मशीनें चाहिएगी, ठीक है, उसके लिए फिर से लोन लेंगे, ठीक है। तो अगर लोन सही से मिल रहे हैं इकोनॉमी में तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। देन नेक्स्ट है इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि फाइनेंस की स्टेबिलिटी इंश्योर करना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आपने किसी बैंक में डिपॉजिट करवाया है, आपको 1 महीने बाद चाहिए, बैंक नहीं दे पा रहा है डिपॉजिट, तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ रही है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस डूब रहा है, ठीक है। तो उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बहुत सारी चीजें आएंगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में ये भी आएगा कि आप लोन लेने गए थे, आपको लोन नहीं मिल पाया, ठीक है, या आपके नियर अबाउट एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना भी आरबीआई का काम है, इसका ऑब्जेक्टिव है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव वो एक ही चीज से पूरा करता है, मॉनेटरी पॉलिसी से। तो टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, 2 टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं जो आरबीआई बनाता है। पहली मॉनेटरी पॉलिसी है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी वर्ड एक्सपेंशन से आया है। एक्सपेंशन का मतलब कि अगर इकोनॉमी की ग्रोथ, ये इकोनॉमी का साइज है, तो आरबीआई चाहेगा कि इकोनॉमी का साइज बढ़े, एक्सपेंशन हो, ठीक है। अब एक्सपेंशन के लिए उसको ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जहां पे इंटरेस्ट रेट कम हो, क्योंकि इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, उसके बढ़ने का रीजन तो यही होगा ना कि प्रोडक्शन को बढ़ना पड़ेगा। जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है, और कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, तब तक इकोनॉमी का साइकिल नहीं बढ़ सकता, साइज नहीं बढ़ सकता। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोनॉमी के साइज को बढ़ने के लिए, कि उसका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए और उनका कंजम्पशन भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। कोई फैक्ट्री है 100 प्रोडक्ट बना रही है, उसके 100 ही नहीं बिक रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेंशन कैसे करेगी? एक्सपेंशन ऐसे होगा ना कि भाई या तो उसको दिख रहा हो कि आगे आने वाले टाइम पे डिमांड ज्यादा है तो मैं ज्यादा प्रोडक्ट बना के रख लेता हूँ, बिक जाएंगे, या उसके 100 प्रोडक्ट्स बनने से पहले ही बिक रहे हो, तो उसको ये पता है कि भाई अगर मैं 120 भी बनाऊंगा या 200 बनाऊंगा तो वो भी सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, घुमा फिरा के इकोनॉमी में यही 2 चीज चलती हैं। अगर इकोनॉमिक साइज को बढ़ाना है तो इन दोनों चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, ये दोनों चीजें कब बढ़ेंगी? जब इजी लोन अवेलेबिलिटी होगी। लोन वर्ड नहीं यूज करना चाह रहे तो ऐसे बोलो इजी क्रेडिट अवेलेबल होगा, उसको क्रेडिट बोल लो, है तो लोन ही क्रेडिट, ठीक है। इजी क्रेडिट, इजी मनी या इजी लोन की अवेलेबिलिटी किसी भी इकोनॉमी के साइज को बढ़ा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ वो इन्फ्लेशन भी लेके आएगी।
जब कोई चीज का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज कपल्ड विद इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो आरबीआई को दोनों चीजें करनी है कि भाई ग्रोथ भी देखनी है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। तो वो बहुत ज्यादा भी ईज नहीं कर सकता क्रेडिट को, बहुत इजीली क्रेडिट नहीं दे सकता कि हर किसी को ही क्रेडिट मिलने लग जाए, ठीक है। तो इजी लोन की अवेलेबिलिटी को वो इतना इजी भी नहीं कर सकता है कि कोई भी जाओ बैंक में और लोन मिल जाए, ठीक है। उस चीज को भी उसको ध्यान में रखना है, तो उसको एक मॉडरेट अप्रोच लेके चलनी होती है। दूसरी है उसकी दूसरी पॉलिसी है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब साइज को उसको लग रहा है कि भाई ये इकोनॉमी का साइज था, इकोनॉमी का साइज एकदम से ये हो गया है, अब इतना बड़ा हो जाएगा साइज, तो ऑब्वियस है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन हो जाएगा तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है। जब भी इन्फ्लेशन होता है ना तो इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो चीजों को खरीद पाएंगे, बाकी उनको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो आरबीआई उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि भाई यहां से साइज को 1 था 3 हो गया, लेकिन मुझे उसको 2 पे लेके आना है, मतलब उसके साइज को मुझे घटाना है। तो सिंपल सी चीज वो क्या कर सकता है, क्रेडिट एसेसिबिलिटी को महंगा कर देगा, ठीक है। कंज्यूमर को लोन महंगा मिलेगा। सपोज कि कंज्यूमर दिवाली पे टू व्हीलर खरीदते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं जो टू व्हीलर खरीदते हैं इंडिया में। अगर लोन की रेट होती है लगभग 8-9% नॉर्मली, टू व्हीलर्स वगैरह जो खरीदते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को दिवाली पे 12% कर देगा। अब खरीदने वाले कम हो जाएंगे, खरीदने वाले कम होंगे, लेकिन प्रोडक्शन तो उतना ही हुआ है, क्योंकि फैक्ट्रीज को तो लग रहा था कि इतने ही बिकेंगे दिवाली पे, तो उनके पास एक्स्ट्रा सप्लाई खड़ी हो जाएगी, ठीक है। वो सप्लाई धीरे धीरे, उनको भी पता है कि अब सप्लाई खड़ी है तो वो और नहीं बनाएंगे, ठीक है, और नहीं बनाएंगे तो धीरे धीरे उस सप्लाई को अगले साल तक निकालेंगे। तो ऑटोमेटिकली आरबीआई ने प्रोडक्शन रोक दिया, कंजम्पशन रोक दिया, सिर्फ एक काम किया था, लोन महंगा किया था। तो जो इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसको धीरे धीरे वो नीचे ले आएगा। तो ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है किसी इकोनॉमी को और एक्सपेंड भी कर सकता है, लेकिन ये कोई डे नाइट प्रोसेस नहीं है। इट विल टेक मंथ्स और ईयर्स ऐसा करने में। उसको मंथ भी लग सकते हैं, क्वार्टर भी लग सकता है, मल्टीपल क्वार्टर भी लग सकते हैं और ईयर भी लग सकते हैं मल्टीपल, डिपेंड अपॉन की साइज कितना बढ़ गया है, इन्फ्लेशन कितना महंगा, कितना इन्फ्लेशन हो गया है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में हमने पढ़ा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, ये बात समझ में आ गई। इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है तो, ठीक है, और ग्रोथ बढ़ जाएगा। ये करता कब है आरबीआई, नॉर्मली ऐसी चीजें वो करता है रिसेशन के टाइम पे। जब किसी इकोनॉमी में रिसेशन आ गया है तो आरबीआई की पॉलिसी जो होगी वो कैसी होगी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगी। वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा चीजों को, ठीक है। रिसेशन क्या था, हमने पढ़ा था 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में अगर नेगेटिव ग्रोथ जा रही है तो तीसरे में ना जाए तो उसके लिए वो इजी क्रेडिट देगा। इजी क्रेडिट का मतलब है सस्ता लोन देगा, ठीक है। और इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सस्ता लोन लेने वाले भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लोगों के पास है ही नहीं, लोगों को महंगा लोन लेना पड़ता है, तो सस्ता लोन लेने वाले ज्यादा है, ठीक है। या और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है वो। मार्जिन होता है, एक वर्ड मार्जिन होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। कभी लोन लिया किसी ने या प्रोसेस को देखा है? जब सपोज आपको चाहिए 10 लाख रुपए का लोन, आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको 10 लाख का नहीं देगा लोन, कभी भी जितना चाहिए उतना कभी नहीं देगा। वो कहेगा क्या करोगे पहले तो बताओ, फिर आप बताओगे कि मैं ये फैक्ट्री लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा। क्योंकि ये पूछेंगे ठीक है आपके पास कितना है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास है नहीं है तो भाई हम भी नहीं दे सकते, ठीक है। आप अपना भी तो कुछ रिस्क लगाओ ना, हमारा ही रिस्क ले रहे हो सारा। तो वो बोलेंगे भाई मार्जिन मनी ले आओ। मार्जिन मनी का मतलब है कि अगर मैं 10 लाख दूंगा तो इस पे 20% मार्जिन है। 20% मार्जिन का मतलब ये है कि 10 लाख का 20% कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख रुपए आप ला के दे दो मुझे पहले, ठीक है। फिर मैं एक अकाउंट खोलूंगा और 8 उसमें डालूंगा और 2 आपके 10 हो गए।
फिर आपको एक्सेस दे दूंगा, 10 को यूज कर लेना। तो अगर आरबीआई को ये लग रहा हो कि भाई मुझे इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा देगा। वो कहेगा भाई तुम 50,000 ले आओ, बाकी 9.5 लाख मैं दे दूंगा। तो सामने वाले के लिए 50,000 अरेंज करना आसान है, 2 लाख अरेंज करना मुश्किल है, क्योंकि जो 10 लाख का ही लोन लेने आया है तो समझो उसके लिए उसके पास 2 लाख होने मुश्किल है। अगर वो 1 करोड़ का लोन लेने आता तो हो सकता है उसके पास 2 लाख आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो कोई 1 करोड़ का लोन लेने आएगा तो वो कहेगा 20 लाख ले आओ मार्जिन में, ठीक है, 80 मैं दे दूंगा, 20 आप ले आओ। हालांकि 80 देता नहीं है और ज्यादा रखेगा मार्जिन को, नॉर्मली 40% रखेगा कि 40 लाख आपके 60 मेरे, ठीक है। तो इतना रिस्क आप लो, तो ये मार्जिन से भी वो कंट्रोल कर लेता है चीजों को, ठीक है। तो ये भी एक टूल है। तो ऐसा नॉर्मली आरबीआई किसके टाइम पे करता है? एक्सपेंशन के टाइम पे करता है। दूसरा हमने देखा है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में आरबीआई हाई इन्फ्लेशन के टाइम पे इसको यूज करेगा। वही समझाया था अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि इकोनॉमी का साइज अगर सडनली बढ़ जाएगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है, और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा क्योंकि चीजें महंगी भी होंगी। हालांकि अगर आप एक टर्म में इसको ये सोचोगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोडक्शन बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ गया मतलब सप्लाई बढ़ गई, डिमांड है ही नहीं, तो इन्फ्लेशन तो नहीं होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन अपने आप ही कंट्रोल में भी अपने आप भी कंट्रोल आ जानी चाहिए। फैक्ट्री वाले ने 200 चीजें बना के रख ली, खरीदने वाला कोई है ही नहीं, अब उसको तो बेचनी है वो चीजें, ठीक है, एक प्राइस पे बेचेगा, प्राइस वो कम करेगा धीरे धीरे। लेकिन हमने पढ़ा था फैक्टर कॉस्ट, मैंने पढ़ा था आप लोगों को फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो वो अपनी फैक्टर कॉस्ट से तो नीचे आके नहीं बेच पाएगा ना, उसको उतना तो चाहिए ना जितने में उसको बनाया है, उससे कम में खुद का नुकसान कैसे करेगा वो। इससे अच्छा तो वो कहेगा कि रखा रहे अभी, नहीं तो बाद में सेल हो जाएगा। हाँ, हालांकि अगर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो खराब हो सकता है, पेरिसेबल प्रोडक्ट है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो पेरिसेबल आइटम होते हैं, पेरिसेबल मतलब जैसे फ्रूट्स हैं, पेरिसेबल आइटम है, वहां मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। मार्जिन का मतलब है प्रॉफिट, ठीक है। इकोनॉमिक्स में चीजों को अलग अलग वे में बोला। अब मार्जिन का मतलब प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट बहुत ज्यादा लेके चलते हैं। मान लिया 10 केजी लेके आया है तो उसको 1 केजी के प्राइस में लेके आया है, 10 केजी बेचेगा 1 केजी के प्राइस में, क्योंकि उसको पता है कि 1 केजी के प्राइस में मैं लेके आया हूं, उसको 10 केजी बेचना है, इसमें से 2-3 केजी तो वैसे ही खराब हो जाएगा। और कम से कम उसको ये होता है कि भाई 1 केजी लेके आया हूं, 3-4 केजी भी मेरा सेल होगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, बाकी चाहे बेशक से खराब हो जाए, ठीक है। तो वहां मार्जिन बहुत ज्यादा होता है ऐसी चीजों में जो पेरिसेबल आइटम होते हैं, ठीक है। जो गाड़ी है, स्कूटर हैं, 2 व्हीलर्स हैं, ऐसी जो टीवी है या एसी वगैरह, इनमें बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता कंपनी को। यहां कंपनी अर्न करती है सर्विस देके। प्रोडक्शन मतलब गुड्स में कम अर्न करती है। गाड़ी सेल कर दी, मतलब गाड़ी हो सकता है कंपनी को 2 लाख रुपए में पड़ी और आपको सपोज 8 लाख रुपए में पड़ी हो, आपको 8.5 लाख रुपए में दे दी, 50,000 के मार्जिन में ही दे दियो, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए के मार्जिन में दे दियो कि भाई बीच में जो सप्लायर उसका भी है तो 50,000 उसको दे दिए, 50,000 खुद रख लिए। अब वो कमाएंगे उसकी सर्विस में, जब हर बार आप सर्विस करवाने जाओगे तो वहां पे अर्न लेंगे। या आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी होगी वहां उनका मार्जिन होता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई पहले साल तो यहीं पे आएगा सर्विस करवाने के लिए, ठीक है। तो उस 1 साल में उस 1 साल में 1 साल होता है, कई बार 5 साल की सर्विस भी सेल कर देते हैं कि भाई 3 साल की सर्विस है, सपोज कंपनी दे रही है, 2 साल की सर्विस और आप ले लो, 20,000 रुपए में 2 साल की सर्विस और दे रही है, तो 20,000 रुपए और का उन्होंने अर्न कर लिए। तो नॉर्मली गुड्स में मार्जिन कम होता है कंपनी का, वो सर्विस से ज्यादा अर्न करते हैं। लेकिन जो पेरिसेबल आइटम होते हैं वहां मार्जिन हमेशा वैसे ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होगी तो उसको इन्फ्लेशन के टाइम पे यूज करेगा। दूसरा, इन्फ्लेशन के टाइम पे यूज करेगा तो मनी सप्लाई को घटाएगा मार्केट से, ठीक है। मनी सप्लाई को घटाने के लिए अलग अलग वे यूज कर सकता है, वो अभी समझेंगे, उनको टूल्स बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, एक टूल तो ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो फिर वैसे ही लोन महंगा मिलेगा, लोन महंगा मिलेगा तो लेने वाले कम पर्सन होंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन कम करेगा, तो ये कुछ चीजें हैं जो वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में करेगा। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तब करेगा, मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगा, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा। ये करने से ही मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, ठीक है, और ऑटोमेटिकली धीरे 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 इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है।
देन देखते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है इसके टूल्स क्या क्या हैं आरबीआई के पास। एक तो है क्वांटिटेटिव टूल और एक है क्वालिटेटिव टूल्स। दो टूल होते हैं जिनसे आरबीआई पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करके चलता है, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स तो हालांकि हमने पढ़े भी थे कुछ, उनमें से सीआरआर मैंने आपको पढ़ाया था, एसएलआर पढ़ाया था, ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव टूल्स है, नंबर वाले क्वांटिटेटिव्स, ठीक है। वहां पे कुछ ना कुछ नंबर से इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में आएगा एलएएफ। एलएएफ की फुल फॉर्म होती है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी, वर्ड लिक्विडिटी का मतलब पैसे से होता है, मतलब वो एसेट जिसको मूव करना आसान है, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इसको बोलते हैं एलएएफ। तो नॉर्मली आरबीआई के पास एक टूल होता है एलएएफ में मैनेजमेंट करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा प्रिंट करेगा, बैंक्स को देगा, ठीक है। कमर्शियल बैंक होते हैं नॉर्मली। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में पढ़ेंगे हम। कुछ नॉन कमर्शियल बैंक भी होते हैं, ठीक है, दो तरह के बैंक होते हैं, वो पढ़ेंगे। तो आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन देगा। सपोज बैंक है एसबीआई, एसबीआई ने बोला कि आरबीआई को भी लोन दे दो। इसके लिए आरबीआई एक विंडो ओपन करता है। ऐसा नहीं है कि बैंक ने कहा भाई मुझे अभी लोन दे दो, कहा अभी बताओ कितना भेजना अकाउंट में, मैं भेज देता हूं, ऐसा नहीं होता। विंडोज होती हैं साल में। वो विंडो कब कब आएंगी कि भाई वो तो कहेगा मैं दूंगा लोन अक्टूबर में, और अक्टूबर में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक की विंडो खुलेगी, तब आप अप्लाई कर लेना, आप रिक्वायरमेंट पूरी करोगे तो लोन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है बैंक को तो अभी लोन चाहिए, अक्टूबर में क्या करेगा ले, उस पर भी आएंगे कि तब क्या करेगा बैंक, ठीक है। तो कुछ सर्टेन विंडो होती हैं पूरे साल में जब आरबीआई से बैंक पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रेपो रेट जो होती है वो रेट होती है जहां पे कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेता है, शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म भी वेरी करता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये भी हो सकता है कि 6 महीना, 1 क्वार्टर, ये भी हो सकता है 2 क्वार्टर, ये भी हो सकता है 3 क्वार्टर, ठीक है, 1 साल हो गया। उससे मतलब ऐसा नहीं होता कि 20 साल के लिए या 10 साल के लिए लोन ले लो, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म के लिए होता है, नॉर्मली विद इन ए ईयर होता है कि भाई इतने टाइम में आपको ये पैसा वापस लौटाना है, ठीक है। तो आरबीआई रेपो रेट पे पैसा देगा, इन रिटर्न बैंक से सिक्योरिटी लेगा। या तो गोल्ड रख दो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दो, मर्जी आपकी। पैसा तो रखिएगा कैसे, पैसा ही रख दिया तो वही तो चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखते हैं। वो सिक्योरिटी उन्होंने पहले कभी खरीदी होती है सस्ते भाव में, अभी उन पे इंटरेस्ट अच्छा खासा चल रहा है तो बढ़ गया है, तो सोचे कि हमारे पास रखी है, अच्छा है, आरबीआई के पास रख दे। इट्स लाइक जैसे गोल्ड है घर में, कई बार ऐसा होता है कि पैसे की रिक्वायरमेंट है तो गोल्ड लोन कोई दे रहा है, तो बस इतना ही तो फर्क है कि गोल्ड घर में रखा था अब उस शॉप पे रखा है, ठीक है। पैसे वापस देंगे तो वापस दे देगा वो गोल्ड, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी ऐसे ही है, वो कागज हैं, बैंक कहते हैं लोकर में रखे हैं, इससे अच्छा तो उनके पे ऊपर लोन ले लो और आगे दे दो, कुछ कमाई लेते हैं, तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। एक तो सिक्योरिटी मैच्योर हो रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने पढ़ाई थी, तो वो सिक्योरिटी मैच्योर होती है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है। दूसरा जो उसके बेस पे पैसा लिया है उसका इंटरेस्ट आ रहा है, तो डबल प्रॉफिट हो रहा है बैंक को, ठीक है। तो नॉर्मली बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखता है, गोल्ड बहुत कम कंडीशन में रखता है। हालांकि अगर गोल्ड भी रखा है, सिक्योरिटी रखी नहीं तो गोल्ड रख देगा, तो गोल्ड का भी तो प्राइस बढ़ेगा एक तरह से, और जो पैसा लिया है और जो आगे दिया है उसमें भी इंटरेस्ट रेट लेगा, तो वहां पे भी उसको डबल बेनिफिट है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, बैंक शॉर्ट टर्म के लिए जब आरबीआई से बोरो करते हैं तो उसको रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इंडिया में इसी को बेंचमार्क लेंडिंग रेट बोला जाता है। एक टर्म सुनोगे आप, कभी बोलेंगे कि आरबीआई चेंजिंग द बेंचमार्क लेंडिंग रेट, बेंचमार्क लेंडिंग रेट।
कि लैंडिंग रेट की बेंचमार्क लगा दिया इसको कि ये बेंचमार्क है लैंडिंग रेट का, कि लैंडिंग रेट जो होगी इससे कम नहीं होगी, इससे ऊपर होगी। ठीक है, तो वो बेंचमार्क लगा देता है, बेंचमार्क लैंडिंग रेट की। कोई बैंक देगा तो रेपो रेट जो है उससे तो ऊपर ही देगा, अदरवाइज बैंक को क्या बेनिफिट होना है। ठीक है, तो बेंचमार्क लैंडिंग रेट हो गई है। ठीक है, इसी को वो इंटरेस्ट रेट बोलते हैं जो हमने पढ़ा कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा या इंटरेस्ट रेट को घटाएगा। वो इंटरेस्ट रेट क्या है, वो है रेपो रेट। रेपो रेट पे खेलेगा आरबीआई। रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंक कम पैसा लेगा, कम पैसा लेगा तो आगे कम देगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे ग्रोथ भी रुकेगी। लेकिन आरबीआई देखेगा कि ग्रोथ रुक गई, बहुत ज्यादा रुक गई है। ये कौन बताएगा आरबीआई को ग्रोथ रुक गई कि नहीं रुक गई? ये बताएगा मोस्पी का सीपीआई डाटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा जो मोस्पी उसको देगा गवर्नमेंट को, वो उसको पढ़ेगा आरबीआई भी कि ग्रोथ क्या चल रही है। ठीक है, उसको लग रहा है कि सीपीआई नीचे गिर गया है, ऊपर उठाना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नीचे आ गया है बहुत, मतलब चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो गई हैं, तो उस केस में क्या करना है? तो आरबीआई उसके बेस पे पॉलिसी रेट में चेंज करेगा। अच्छा, मैंने एक टर्म और बोला कि आरबीआई पॉलिसी रेट में चेंज करेगा, तो वो पॉलिसी रेट भी यही है। पॉलिसी रेट बोल लो, इंटरेस्ट रेट बोल लो, बेंचमार्क लैंडिंग रेट बोल लो, जिसमें आरबीआई चेंज करता है वो रेपो रेट है। ठीक है, फिर दूसरा होता है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो है कि आरबीआई के पास बैंक पैसा रखेगा, बैंक विल पार्क देयर एक्सेस लिक्विडिटी विद आरबीआई फॉर द शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब कहोगे कि बैंक क्यों रखेगा आरबीआई के पास? भाई बैंक के पास पैसा है, सपोज किसी अलग अलग कंज्यूमर्स ने लोन ले रखा था, पैसा उन्होंने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न कर दिया, नए लोन बन ही नहीं रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रखा है, तो नए लोन लेने वाला कोई है नहीं। बैंक पैसे को अपने पास रख के क्या करेगा? कुछ नहीं होना, तो वो आरबीआई के पास रख देता है, आरबीआई उसको इंटरेस्ट देता है उसके बदले। ठीक है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट होगा ये इसके कंपैरिजन में कम होता है हमेशा। ठीक है, नहीं तो अगर ज्यादा हुआ तो उसी से लेंगे और उसी के पास रख देंगे, ये मैंने पहले ही बताया था। तो जब एक्सेस लिक्विडिटी हो किसी कमर्शियल बैंक के पास और उसके लोन नहीं जा रहे हैं, या उसको लग रहा है बैंक को इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है कंट्री में, लोन डिफॉल्ट ज्यादा हो रहे हैं, एनपीए ज्यादा आ रहे हैं, तो वो कहेंगे ना मिले उससे बेटर है थोड़ा कम मिलेगा, कोई बात नहीं, लिया भी उसी से था हालांकि, ठीक है, लेकिन हम वापस भी उसी के पास पार्क कर देते हैं। तो एक्सेस लिक्विडिटी को वो पार्क कर देते हैं दो केस में, या तो लोन नहीं जा रहे हैं या फिर इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझो, गवर्नमेंट को कैसा पता लगेगा कि इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों का? अगर उसको लगे कि ज्यादा से ज्यादा बैंक अपने पैसे को पार्क कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट समझ जाती है कि भाई इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों का। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? वो कहेगी भाई इसको और घटाओ। ठीक है, लोगों को पैसा लेने दो, क्योंकि सस्ता क्रेडिट पर्सन ले लेता है, बहुत आसानी से ले लगता है, महंगा क्रेडिट में उसको मुश्किल होती है। महंगा क्रेडिट का मतलब लोन, ठीक है, सस्ता क्रेडिट सब ले लेंगे। अभी किसान क्रेडिट कार्ड है एक, उस पे 7% पे लोन मिलता है, 5 लाख रुपए तक का लोन देती है गवर्नमेंट। अगर किसान क्रेडिट कार्ड पे आप लोन ले रहे हो, अगर आप उसको टाइमली रिटर्न कर रहे हो ना, तो उसमें शायद 4% का और छूट रिबेट दे देती है गवर्नमेंट, तो अल्टीमेटली 3% पे लोन मिल रहा है। 3% के लोन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन भी इंडिया में उससे ज्यादा है, मतलब आपको फ्री में पैसा मिला हुआ है। ये टर्म पता नहीं मैंने आप लोगों को समझाई थी नहीं समझाई थी कि इन्फ्लेशन और जो ये मैंने बोला कि 3% पे अगर लोन मिल रहा है तो मतलब आप समझो कि आपको फ्री में पैसा मिल रहा है। ये मैंने समझाया था शायद आप लोगों को। इन्फ्लेशन 4% है, ठीक है, आपको 3% पे लोन मिल रहा है, तो मतलब आपको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि नहीं तो आप ये समझो ना 4% तो वैसे भी कम होना था उस चीज का प्राइस। ठीक है, आपका तो 3 ही कम हुआ, तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप 3% पे पैसा उठा रहे हो और इकोनॉमी 4% से बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट हो रहा है। नुकसान कब होगा? जब आप उससे ज्यादा इंटरेस्ट पे लोगे, क्योंकि वो आपको रीपे करना पड़ेगा। तो इन चीजों से आरबीआई, इन चीजों से पूरी इकोनॉमी का मतलब एक तरह से सुपरविजन करता है आरबीआई और गवर्नमेंट, की पैसा ज्यादा पार्क कहाँ हो रहा है, लोन ज्यादा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पूरा ये सिस्टम चलता है। तो ये हो गया रिवर्स रेपो।
रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो की फुल फॉर्म है रीपरचेजिंग ऑप्शन, ठीक है, रीपरचेजिंग एग्रीमेंट बोल लो या ऑप्शन बोल लो, ठीक है, रीपरचेजिंग एग्रीमेंट या रीपरचेजिंग ऑप्शन, या रिवर्स उल्टा, उसका उल्टा। रीपरचेजिंग ऑप्शन का मतलब ये होता है कि भाई मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आप मुझे सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो हमारे बीच में ये एग्रीमेंट है, एक टाइम पे आपको ये पैसा वापस देना है और अपनी सिक्योरिटी ले लेनी है, ठीक है। तो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं इसी चीज को, रेपो रिवर्स रेपो में चेंज करने को। अब अगर मैंने बताया कि ये रेपो और रिवर्स रेपो या स्पेसिफिकली रेपो, ये तो एक पर्टिकुलर विंडो में ही खुलता है। अगर किसी बैंक को इमरजेंसी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाए और उस वक्त विंडो ना खुला हो, तो वो आरबीआई से फिर भी पैसा ले सकता है, ठीक है। उसको भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है। क्या पता उसको एक दिन के एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो, बस उसका पैसा कहीं से आना हो, लेकिन एक दिन उसका एडजस्टमेंट चाहिए, तो 24 घंटे का उसको के लिए वो पैसा चाहिए, 24 घंटे के बाद वो आरबीआई को वापस दे देगा। लेकिन जब ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए कोई बैंक आरबीआई से पैसा लेता है, तो आरबीआई और भी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। तो उस टर्म को बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसको बोलते हैं ओवरनाइट बोरोइंग ऑफ ए बैंक फ्रॉम आरबीआई। अगर कोई बैंक ओवरनाइट बोरो करता है, ओवरनाइट का मतलब इमरजेंसी में बोरो करता है आरबीआई से, तो उसको बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। फर्क क्या है रेपो रेट और एमएसएफ में? एमएसएफ पे इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही लोन महंगा मिलेगा, ठीक है। रिवर्स रेपो पार्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर बहुत ऐसा लगे कि भाई कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया आरबीआई कि भाई मैं तो रिवर्स में आपको इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा हूं, एक तरह से कि भाई लगभग आप रख दो पैसा, लेकिन मैं इंटरेस्ट कुछ नहीं दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि ऐसा कब करेगा आरबीआई कि इंटरेस्ट नहीं देगा? जब उसको लग रहा है कि पैसे की इकोनॉमी को ज्यादा रिक्वायरमेंट है और ये तो हम ही आपस में खेल रहे हैं, मैं बैंक को दे रहा हूं, बैंक मुझे दे रहा है, मैं बैंक को दे रहा हूं, मैं बैंक मुझे, आगे तो जा ही नहीं रहा ना इकोनॉमी में पैसा। तो उस केस में फिर उसको लगे कि भाई मैं इंटरेस्ट रेट नहीं दूंगा आपको, लेकिन स्टिल बैंक कहे मत दो भाई, इकोनॉमी में इतनी हालत खराब है, हमें लग रहा है कि पैसा आपके पास पार्क कर देना ही सही है, चाहे आप फ्री में पार्क करवा लो। तो वो होता है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। जब कोई बैंक फ्री में अपना पैसा आरबीआई के पास पार्क करता है, तो उसको एसडीएफ बोलते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। ये यहां पे होता क्या है, फर्क क्या है फिर रेपो रेट में और एसडीएफ में? एसडीएफ हैज नो इंटरेस्ट रेट, कोई इंटरेस्ट नहीं देगा आरबीआई, ठीक है। आरबीआई इंटरेस्ट देगा ही नहीं बैंक को, क्योंकि आरबीआई चाहता ही नहीं कि वो पार्क करे, लेकिन बैंक भी कह रहा है कि मैं भी नहीं दूंगा बाहर, तो ठीक है, या सर्टेन अमाउंट तो मैं आपके पास रखूंगा ही रखूंगा, ठीक है। वो कह रहा है रख लो, हम पैसा, हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। वो कह रहा है लेकिन फिर भी आप यहीं सेफ है मेरा पैसा, तो उस केस में उसको बोलते हैं एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। हालांकि ये दोनों क्वांटिटेटिव टूल्स में बहुत जगह पे काउंट किए नहीं जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में है, इनके ये मेन है, ये इनके ऑप्शन में है। तो नॉर्मली रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को ही काउंट किया जाता है एलएएफ में और क्वांटिटेटिव टूल में। सीआरआर हमने पढ़ा था, ये किसी भी बैंक का एक करंट अकाउंट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जहां पे उसको अपने टोटल एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का एक सर्टेन परसेंटेज कैश में रखना पड़ता है। कि अगर बैंक के पास 100 रुपए हैं, तो अगर सपोज 4% सीआरआर है, तो 4 रुपए उसको आरबीआई के पास पार्क करने पड़ेंगे कैश में, ओनली इन कैश। ये सिर्फ कैश में होता है, सीआरआर सिर्फ कैश में होगा, ना वो गोल्ड लेगा ना वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगा, सिर्फ कैश में पार्क करना पड़ेगा। ये सीआरआर होता क्यों है? इमरजेंसी के लिए, ठीक है, कि अगर बैंक पैसा ना दे, ठीक है, या फिर बैंक रन हो जाए, या फिर बैंक करप्ट हो जाए खुद ही, तो उस केस में जो पैसा लोगों का लगा है वो कुछ तो पैसा रिटर्न कर पाए।
तो it is the amount of total amount of NDTL, a certain percentage of NDTL that a bank has to keep with the RBI. जब RBI को लगे कि मुझे इकोनॉमी में पैसा कम डालना है और मेरे पास ज्यादा रखना है, तो वो इनको ना हटा के वो CRR को भी बढ़ा सकता है। CRR बढ़ा देगा, बैंक ने लोन लिया RBI से, CRR में वापस रखवा लिया उससे, ठीक है। तो एक तरह से ये देखो कि अगर, क्योंकि इस पैसे पे वो इंटरेस्ट नहीं देगा, ये भी कुछ कुछ ऐसा हो गया जैसे SDF है, पैसे पे इंटरेस्ट नहीं देगा। इंटरेस्ट नहीं देगा तो अगर CRR 4% हुआ और RBI से उसने 6% पे लिया है, तो अल्टीमेटली उसको 10% पे पड़ गया वो लोन। अगर वो लोन को 9% पे दे रहा है तो बैंक को नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। तो RBI CRR को बढ़ा देगा अगर, तो भी वो लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकता है मार्केट में। लिक्विडिटी कंट्रोल करने का मतलब है लिक्विडिटी को कम कर देगा मार्केट से। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ NDTL, a certain percentage of NDTL, net demand and time liability. नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी मैंने बताया था। डिमांड लाइबिलिटी होती है जो सेविंग में पैसा है, और टाइम लाइबिलिटी है जो FD में और RD में पैसा है, वो टाइम लाइबिलिटी है। उसका एक सर्टेन परसेंटेज बैंक हैज टू कीप विद इटसेल्फ, अपने पास रखना है बैंक को, ठीक है। कैश में रखो, गोल्ड में रखो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखो, उतना पैसा आप नहीं दे सकते आगे लोन में, ठीक है। ये अराउंड 18-20% के अराउंड होता है। तो इतना जो वो है SLR है, ये और एक्स्ट्रा पैसा होता है जो RBI बैंक को आगे लोन पे नहीं देने देता। अब RBI को अगर ये है कि मुझे इन्फ्लेशन को कम करना है या इन्फ्लेशन बढ़ाना है, इन्फ्लेशन बढ़ाने का मतलब है पैसे का फ्लो बढ़ाना है मार्केट में, तो वो SLR को कम कर देगा। बैंक को कह देगा भी मैं SLR 15% कर रहा हूं, आप 2 पैसा, ठीक है। नॉर्मली बैंक रेपो, CRR और SLR, इन तीनों में से नॉर्मली RBI एक ही चीज को कम करता है, क्योंकि बात तो तीनों में ही सेम है, तो एक ही चीज को कम करता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है जब उसको बहुत ज्यादा लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे की नीड है, तो वो इनमें से 2 को भी कम कर देता है, ठीक है। ऐसा RBI ने पहले भी किया, अभी कुछ टाइम पहले भी किया था। रेपो रेट भी कम किया और CRR को भी कम किया, दोनों को कम कर दिया। तो इसका मतलब और ज्यादा लिक्विडिटी होगी बैंक्स के पास। लिक्विडिटी का मतलब पैसा, और वो उस पैसे को फिर लोन पे ही देंगे, ठीक है। OMO हमने पढ़ा था, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, इन द ओपन मार्केट इज द OMO। तो OMO से भी कंट्रोल कर सकता है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन करके भी RBI पैसे को, मनी सप्लाई को कंट्रोल में कर सकता है, ठीक है। अगर उसको लग रहा है कि भाई मुझे पैसा वापस लेना है, तो वो सिक्योरिटीज सेल कर देगा, ठीक है, और पैसा ले लेगा। सिक्योरिटीज क्यों लेगा कोई RBI से? इंटरेस्ट रेट महंगा दे देगा वो सिक्योरिटीज पे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट महंगा देगा तो हर कोई ये चाहता है कि उसका पैसा सेफ हो, और RBI से सेफ जगह कहाँ होगी पैसा रखने की, ठीक है। वहां तो अगर चोरी भी हो गया तो भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, नहीं होगा तो छाप के देना पड़ेगा, ये तो बोल ही नहीं सकते कि हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है। और अगर उसको लिक्विडिटी को सक करना हो मार्केट से, ठीक है, तो ये कर दिया। अगर उसे लिक्विडिटी बढ़ानी हो मार्केट में तो क्या करेगा? अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा वो, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दो मेरे को, ठीक है। कैसे दो भाई? मेरे को ज्यादा, मेरे से ज्यादा इंटरेस्ट ले लो, आप टाइम से पहले दे दो, ज्यादा इंटरेस्ट ले लो, क्योंकि पैसा देना है उसको मार्केट को, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई कर लेगा। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय RBI इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो दीज आर द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि कैसे RBI मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर सकता है। या तो LAF में चेंज करेगा, या CRR को घटाई बढ़ाएगा, या SLR को, या OMO करेगा, उसकी मर्जी है वो क्या करेगा। डिपेंड करता है कि उसको कौन सी सिचुएशन सही लग रही है, ठीक है।
सपोज जब उसको बैंकिंग सेक्टर को अगर बाईपास करना है तो वो ओएमओ भी कर सकता है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई भी बाई कर सकता है, नॉर्मल पर्सन भी बाई कर सकता है, ठीक है। तो अगर उसको डायरेक्ट करना है तो वो ओएमओ कर सकता है, अगर उसको ये लगे कि मुझे बैंकिंग सेक्टर को पैसा नहीं देना, क्योंकि मैंने बताया कि बैंक को पैसा दे रहा हूं तो वापस से पार्क ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में फिर यहां तो मैं इंटरेस्ट रेट घटा बढ़ा के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए उसके पास और भी टूल होते हैं। देन दूसरी होती हैं क्वालिटेटिव टूल्स। आरबीआई के पास कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने के लिए। क्वालिटेटिव टूल्स में पहला है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब क्या होता है कि आरबीआई क्या करेगा कि सर्टेन सेक्टर्स के लिए ये कर देगा कि भाई, या सर्टेन बैंक्स के लिए कर देगा कि भाई मैं आपको इससे ज्यादा पैसा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। या फिर ये बोल देगा कि जैसे सपोज कुछ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, उनमें अगर भाई प्राइवेट बैंक हैं तो प्राइवेट बैंक्स के लिए वो एक कैप लगा देगा कि भाई हम आपको इससे ऊपर पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ना तो वो पॉलिसी रेट में चेंज करना कुछ कर रहा, लेकिन उसने क्रेडिट रेशनिंग कर दिया है, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहां पे आरबीआई लिमिटेशन लगा देता है कि भाई मैं, सपोज आरबीआई बोले भाई मैं अगले साल सभी बैंकों को मिला के ही 100 करोड़ से ऊपर नहीं दूंगा। अब जब विंडो खुले तो आप लोग ले लेना, दोबारा विंडो नहीं खोलूंगा, या बोल दे कि भाई मैं एक बार ही विंडो खोलूंगा अगले साल, उसके बाद विंडो नहीं खोलूंगा, ठीक है। तो क्रेडिट को लिमिट कर देगा वो। क्रेडिट लिमिट करेगा तो बैंक सारी चीजों को पहले ही देख के चलेंगे कि हमें कितना लोन देना है, कितना नहीं देना है, कितना हमारे पास है, और नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आरबीआई ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने यही बोला है कि भाई मैं क्रेडिट को फिक्स कर रहा हूं कि अगले साल पूरे मैं सिर्फ 100 करोड़ दूंगा और सिर्फ एक बार ही दूंगा, उसके बाद मैं सारे साल कोई पैसा नहीं दूंगा, ठीक है। दूसरा है मोल सुएजन। मोल सुएजन का मतलब ये होता है कि आरबीआई कुछ ऐसे कुछ पब्लिकली कुछ अनाउंस करे, जैसे आरबीआई की वो आती भी हैं कि भाई फ्रॉड से बचने के लिए ये करो वो करो, तो कुछ पब्लिक अनाउंसमेंट करे, ठीक है। या बैंक्स को बोले कि भाई आप लोग जो ये पैसा मेरे पास पार्क कर रहे हो इसको इकोनॉमी में दो, ठीक है। अगर आपका पैसा मर गया, सपोज नहीं आ रहा, ठीक है, उस केस में हम लोग आपको पैसा दे देंगे, हम आपको रिकैपिटलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे आरबीआई उनको गारंटी नहीं दे रहा कि भाई आप पैसे को दो आगे। जैसे मैंने पहली सिचुएशन बताई थी कि अगर कोई बैंक वापस से पैसा पार्क कर रहा है या सारे ही बैंक वापस पैसा पार्क कर रहे हैं, तो आरबीआई को बोले भाई कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आप लोग एटलीस्ट, वो गवर्नमेंट बैंक को तो बोल ही सकता है कि भाई गवर्नमेंट बैंक आप लोग लोन दो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लोन वापस नहीं आए, एनपीए हुए, तो आप लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, दो लोन, ठीक है। नॉर्मली कार्रवाई होती है अगर एनपीए होता है, तो जो मैनेजर होते हैं या ब्रांच मैनेजर होते हैं उन पे कार्रवाई होती है, ठीक है। आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, आप उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे कि आप लोग लोन दो, ठीक है। वो क्रेडिट रेट में कोई चेंज नहीं कर रहा, ना कोई पॉलिसी रेट में चेंज कर रहा है, बस कॉन्फिडेंस दे रहा है मार्केट को, ठीक है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब वो बोले कि भाई इस साल एग्रीकल्चर में 60% लोन देना है आपको, जितना भी लोन आप दे रहे हो उसका 60% आपको एग्रीकल्चर में देना है। इसको बोलते हैं नॉर्मली, वैसे इसके लिए एक टर्म भी होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। किस सेक्टर में प्रायोरिटी है पैसा देने की, ठीक है। तो वो बैंक्स को बोल दे कि आपको 60% यहां देना है, 20% एजुकेशन में देना है, तो 80% पैसा उसने फिक्स कर दिया, यहीं जाएगा और कहीं जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कर दिया उसने। और लास्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये तो मैंने आपको बताया ही था अभी, आरबीआई बैंकों को बोल देगा भाई एटलीस्ट आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट 50% होना चाहिए, आप 50% मार्जिन रिक्वायरमेंट से नीचे पैसा ही नहीं दोगे। मतलब अगर कोई 10 लाख मांगने आए तो पहले अगले के पास 5 हो तो ही देना, नहीं तो मत देना। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट उसने बढ़ा दिया, ठीक है। उसने पॉलिसी रेट में कोई चेंज नहीं किया। जो भी क्वालिटेटिव टूल है ना, यहाँ वो पॉलिसी रेट में, इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं करता, लेकिन फिर भी मनी सप्लाई को मैनेज कर लेता है। हालांकि ये इतने इफेक्टिव टूल नहीं है, ठीक है। क्वांटिटेटिव ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन क्वालिटेटिव टूल भी काम करते हैं। जैसे मार्जिन वाला खासकर करता है, सेलेक्टिव वाला करता है, ठीक है। मोरल सुएजन भी करता है, क्योंकि जब उनको कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है भाई कुछ नहीं होगा, हम लोग लोन दें, तो वो भी लोन देते हैं, ज्यादा खुल के लोन दे पाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द
क्वालिटेटिव टूल्स। अब इसके बाद बच गया मॉनेटरी पॉलिसी को, इन टूल्स को वो यूज कैसे करता है, उसके लिए कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, वो कैसे काम करती है, कब बनी, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एमपीसी को, वो भी एक लेक्चर जाएगा एमपीसी पढ़ने में। ठीक है, उसमें अलग अलग उसके स्टांस होते हैं, न्यूट्रल स्टांस रखा है कि अकोमोडेटिव स्टांस रखा है। अभी 2 दिन पहले आई भी थी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो अगली क्लास में मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे।